नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड आज एक बहुत बड़ी खबर। आईआईपी डेटा इंडस्ट्रियल इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा सितंबर मंथ का रिलीज हो गया है। आज ही गवर्नमेंट ने ये डेटा रिलीज किया है, जिसमें हमारा जो इंडस्ट्रियल आउटपुट है वो 3.1% से ग्रो हुआ है इन सितंबर में। ये गवर्नमेंट ने डाटा शो किया है, डाटा रिलीज किया है। ओके, तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर ये आईआईपी क्या है। ओके, तो आईआईपी का मतलब है इंडेक्स इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, इस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आती हैं। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की बात करेंगे तो इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की बात करेंगे, पहली चीज़। उसके बाद आती है माइनिंग माइनिंग और तीसरा चीज़ है मैन्युफैक्चरिंग। ये तीन की फैक्टर्स या फिर हम बोल सकते हैं कि की सेक्टर्स हैं। ये तीन ऐसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं जो आईआईपी में 40% कंट्रीब्यूट करते हैं। जब ये आईआईपी मतलब इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स बनता है तो 40% का वेटेज इन तीनों सेक्टर को दिया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन को, माइनिंग को एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन को। तो इस बार का जो आईआईपी का डेटा है सितंबर मंथ का, वो 3.1% का ग्रोथ उसने दिखाया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। ओके, तो हम देखते हैं द कंट्रीज इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रू 3.1% टू 133.5 इन मंथ ऑफ सितंबर। डेटा रिलीज बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन शोड ऑन फ्राइडे। आज के दिन जो डेटा ये रिलीज किया गया है आईआईपी का, वो उसको किस इंडस्ट्री ने रिलीज किया है, किस मिनिस्ट्री ने, वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट्स में अपने लिख सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ये मिनिस्ट्री है जिसने ये आईआईपी का डेटा रिलीज किया है। हर मंथ ये आईआईपी का डेटा रिलीज किया जाता है। ओके, तो इस सितंबर मंथ का डेटा रिलीज किया गया है आईआईपी का, जो कि क्या है, द आईआईपी हैड राइजन 4.4% इन सितंबर 2021। द डेटा शो मीन्स 2021 में, FY 2021 में ये 4.4% से ग्रो हुआ था। ओके, जो कि इस वर्ष क्या है, 3.1%, 133.5 है। ओके, द इंडस्ट्रियल ग्रोथ सो फार इन द फिजिकल ईयर 21-22 अप्रैल टू सितंबर की अगर बात करें, हैज विटनेस्ड ए राइज ऑफ 7% compared to 23.8% rise in the corresponding period a year ago। ओके, तो इसका कहने का मतलब है कि इस फिजिकल ईयर में जो हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ है वो 7% रहा है, 7%। इससे पहले का जो फिजिकल ईयर था उसमें कितना ग्रो हुआ था, 23.8%। 23.8% ये क्यों था इतना ज़्यादा, इसकी वजह बताई जा रही है लो बेस इफेक्ट। जिन्हें नहीं मालूम है कि लो बेस इफेक्ट क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिरकार लो बेस इफेक्ट क्या होता है। ओके, तो जब हम लो बेस इफेक्ट की बात करेंगे, लो बेस इफेक्ट, तो हमें ये समझना है कि जब भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा बनाया जाता है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या फिर जीडीपी का भी डेटा या फिर जीडीपी का डेटा निकलता है, ग्रोथ जब हम देखते हैं कि कितनी ग्रोथ हुई है, ओके, तो ये हमेशा परसेंटेज में निकालते हैं और जो पिछला फिजिकल ईयर होता है, लास्ट फिजिकल ईयर, उससे कंपेयर करके डेटा निकाला जाता है। मान लीजिए कि अभी हम 2019 में हमारा कुछ 100 पे है। ओके, आईआईपी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन मान लीजिए हम 100 है। 20 में क्या होता है, 20 में ये कम हो जाता है या फिर घटता है। कितना, मान लीजिए कि ये कुछ घट के हो गया 80। ओके, तो जब हम इसको जब 2020 की बात करेंगे तो इससे कंपेयर करके
निकालेंगे तो ये हम कहेंगे कि ये -20%, मीन्स ये हमारा ग्रोथ नहीं हुई है बल्कि डिक्लाइन हुआ है। फिर उसके बाद जब हम 21, मान लीजिए 21 में ये 80 से बढ़ के 90 हो गया, तो हम कहेंगे कि ये समथिंग 12%, 12.5% का ग्रोथ है, 12.5% का ग्रोथ है। ओके, एक्चुअल में देखें तो हम अभी 2019 के लेवल को नहीं पहुंच पाए हैं, ये 100 था उसमें पे, अभी हम 90 पे ही हैं। लेकिन हमें पॉजिटिव ग्रोथ क्यों दिख रही है? क्योंकि जो लास्ट था हमारा बेस जो ईयर था, जो बेस ईयर था वो 20 था, और उस समय पे हम पीछे थे। ओके, नीचे चले गए थे, तो इस वजह से लो बेस इफेक्ट की वजह से काफ़ी ज़्यादा 23.8% था। कब? 21 में। क्यों? क्योंकि उससे पहले पेंडेमिक था, पेंडेमिक के टाइम पे हमारी जीडीपी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा घट गई थी, क्योंकि हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन भी उस समय पे बहुत ही कम हो गया था, न के बराबर, टोटल लगभग लगभग बंद हो गया था। ओके, आगे देखते हैं कि आईआईपी का जो इंडेक्स है वो डिटेल्ड ग्रोथ ऑफ वेरियस सेक्टर्स इन द इकोनॉमी। दिस मैक्रो इकोनॉमिक डाटा शोज द स्टेट ऑफ वेरियस क्रिटिकल इकोनॉमिक सेक्टर्स। सबसे ज़्यादा वेटेज जिसमें जिसको दिया गया है वो है क्या? इलेक्ट्रिसिटी को। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, स्टील, क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस एंड फर्टिलाइजर्स, ये जो है, जो कोर इंडस्ट्रीज हैं, ये 40% तक कंट्रीब्यूट करती हैं हमारे जब आईआईपी का डाटा बनता है तो उसमें। द सेंट्रल गवर्नमेंट विल रिलीज द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स डाटा फॉर अक्टूबर ऑन मंडे। मीन्स नेक्स्ट मंडे को ये गवर्नमेंट सीपीआई का डाटा रिलीज करने वाली है। सीपीआई मतलब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, हमारे यहाँ दो प्राइस इंडेक्स हैं, एक सीपीआई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक है डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स और सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, गवर्नमेंट जो कहती है, जिसको मानती है, गवर्नमेंट बोलती है कि हम सीपीआई को मानते हैं, और हम गवर्नमेंट की हमेशा कोशिश रहती है, रिजर्व बैंक की कोशिश रहती है कि ये जो सीपीआई है हमारा वो 4 और 6% से ऊपर ना हो और 4% से कम ना हो। ओके, तो 4 to 6% के बीच में सीपीआई रहना चाहिए, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ओके, होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। गवर्नमेंट हमेशा फोकस करती है मोस्ट ऑफ द टाइम सीपीआई पे, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में, और कोशिश करती है उसको 4 to 6% के बीच में रखने की। लेकिन इस समय पे क्या है? 6.7%। आरबीआई की बहुत सी कोशिशों के बावजूद सीपीआई 6% से ऊपर ही बना हुआ है लास्ट 5 to 6 मंथ से। ओके, रेपो रेट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं फिर भी। अब हम देखते हैं कि किस सेक्टर में कितनी ग्रोथ हुई है इस सितंबर 2022 में। तो हम ओवरऑल आईआईपी ग्रोथ 3.1% की है सितंबर 2022 में। वहीं पे अगस्त में क्या हुआ था? अगस्त में ये 0.7% डिक्रीज हुआ था, कम हुआ था 0.7%। सितंबर 2021 में, मीन्स इसके पहले के ईयर में 4.4% इंक्रीज हुआ था, बढ़ा था। इस मंथ की बात, सितंबर मंथ की बात करें 2022 की, तो जो बेस जिस वजह से ये आईआईपी का ग्रोथ 3.1% है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये तीन की सेक्टर्स हैं, माइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस माइनिंग में 4.6% की ग्रोथ हुई है। मैन्युफैक्चरिंग में हाँ हालांकि निराशाजनक रही है, क्योंकि एस्टिमेट्स लग रहे थे 2.8 to 3% ग्रोथ की, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने 1.8% सिर्फ ग्रोथ दिखाई है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। लास्ट मंथ अगस्त 2022 में ये कितना था? 1.4% इंक्रीज हुआ था। लेकिन इस मंथ में सितंबर 2022 में ये 11.6% इंक्रीज हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छी, बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद हम यूज बेस्ड क्लासिफिकेशन में बात करें अगर, तो यहाँ पे प्राइमरी गुड्स ने भी 9.3% की ग्रोथ दिखाई है, कैपिटल गुड्स 10.3%, इंटरमीडिएट गुड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर गुड 2% एंड 7.4%। लास्ट मंथ से कंपेरिजन में करें तो इन सभी सेक्टर्स ने काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। हाँ, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स 4.5% एंड 7.1% ये डिक्रीज हुए हैं।
इनका प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ है। ओके, इसकी वजह क्या है थोड़ा सा हम आगे देखेंगे। सबसे पहली चीज तो हम ये देख लेते हैं, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल्स और नॉन ड्यूरेबल कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स क्या होते हैं। ओके, सबसे पहली चीज देखिए, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो चीजें हैं जिसको हम काफी समय तक के लिए अपने पास रखते हैं। ओके, जो हमारे पास एक बार हमने परचेज कर ली तो वो काफी समय तक के लिए हमारे पास रहने वाली है। जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, कोई कार हो गई हमारी, बाइक हो गई हमारी। ओके, ये चीजें जो कि हमारे पास काफी लंबे समय तक के लिए रहे। फर्नीचर हो गए, सोफाज, चेयर्स, या फिर ज्वेलरी हो गई, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, वो चीज़ें जिसको हम एक लंबे समय के लिए अपने पास रखते हैं, वो सभी चीज़ें कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में आती हैं। नॉन ड्यूरेबल्स में क्या है, जो बहुत ही जल्दी खत्म होने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि गैस एंड ऑयल, हमने यूज किया खत्म हो गई। क्लीनिंग प्रोडक्ट्स, डिटर्जेंट्स, सोप्स वगैरह, फ्लावर्स, इनका एक फिक्स लाइफ टाइम है। उस फिक्स लाइफ टाइम में इनको यूज कर लिया जाता है या फिर ये खत्म हो जाते हैं। जैसे फूड हो गया, फूड एक्सपायर हो जाएगा अगर आपने उसको सही समय में उपयोग नहीं किया तो, या तो आप उसको कंज्यूम कर लीजिए या फिर वो एक्सपायर हो जाएगा, हमारे आपके यूज का ही नहीं रह जाएगा। तो नॉन ड्यूरेबल्स वो चीज़ें हैं जो लंबे समय तक हमारे पास, हम उसको स्टोर करके या फिर रख नहीं सकते अपने पास। और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स वो हैं जो लंबे समय तक के लिए हम अपने पास रखते हैं। तो हम अगर देखें ध्यान से, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट कर क्या रही है, आरबीआई लगातार रेपो रेट इंक्रीज कर रहा है। रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है। रेपो रेट इंक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट, आरबीआई क्या चाहता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रेपो रेट को कंटिन्यूसली इंक्रीज किया जा रहा है। मतलब जो भी कस्टमर्स हैं उनके हाथ से पैसा गवर्नमेंट सक कर रही है, आरबीआई सक कर रही है। ओके, आरबीआई चाहती है कि लोगों के हाथ में कम से कम पैसा हो। तो जब लोगों के हाथ में पैसा, कैश कम होगा, कैश रिजर्व नहीं होगा उनके पास, तो वो किसी भी एक सामान को या फिर सामान को खरीदने के लिए होड़ नहीं लगाएंगे, किसी भी सामान के लिए बोली नहीं लगेगी। मीन्स सप्लाई और डिमांड का संतुलन बन जाएगा, और डिमांड एंड सप्लाई का संतुलन बन जाएगा तो इन्फ्लेशन कम होगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाएगा। इन्फ्लेशन बढ़ता है कब? जब हमारे पास डिमांड हाई हो जाए, डिमांड बहुत ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। सप्लाई कम हो, उसकी दो वजह है। डिमांड बहुत तेज़ी से कब बढ़ सकता है? या तो कैश बहुत ज़्यादा हो लोगों के पास, या फिर जो भी चीज़ हमें चाहिए उसकी क्वालिटी बहुत ज़्यादा हो और अवेलेबिलिटी बहुत कम। वेरी गुड क्वालिटी विद लो अवेलेबिलिटी, बहुत कम अवेलेबिलिटी हो, या फिर उस चीज़ की सप्लाई ना हो। वही चीज बात है, या तो सप्लाई की कमी हो या फिर डिमांड बहुत ज़्यादा हो। इन दोनों ही केसेस में किसी भी प्रोडक्ट के, किसी भी वस्तु के दाम बहुत ज़्यादा तेज़ी से ऊपर बढ़ जाते हैं। और ऐसा अगर हर सेक्टर में होने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई। हर चीज़ का दाम बढ़ जाता है। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारे लिए एक अच्छी बात भी हो सकती है कि अगर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स का प्रोडक्शन शॉर्ट टर्म के लिए कम है तो इसमें बहुत ज़्यादा चिंता की बात नहीं है। लेकिन जो हमारा की सेक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी, माइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, वो अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। ओके, थैंक यू, बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए। और